Good evening to all of you guys. Today we are going to study a important topic that is known as Indus Valley Civilization. It's an important topic for prelims regard and we can't avoid this at all. अगर prelims परीक्षा आपको देनी है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं पढ़ना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके आसपास डेवलप हुई है। ठीक है, इस कारण से इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी की सभ्यता। और इसका जो नामकरण किया है वो किया है जॉन मार्शल ने। किसने किया है? जॉन मार्शल ने किया है। ठीक है, वैसे इसकी जो ड्यूरेशन है अलग अलग थिंकरों ने अलग अलग बताई, जो भी इतिहासकार हुए अलग अलग बताई, लेकिन एक मोटे मोटा रजामंदी इस बात पे है कि ये 25 से ईसा पूर्व से 15 से ईसा पूर्व बीसी बिफोर क्राइस्ट के पहले की बात है। यह एक आद ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। आद ऐतिहासिक युग का मतलब ये होता है कि जब लिपि भाषा होती थी, लिपि हुआ करती थी, लेकिन उस लिपि को हमने समझ नहीं सके। लिपि तो होती थी परंतु हम उसको समझ नहीं सके। दूसरा, इसके जो साहित्यिक स्रोत हैं वो भी कोई अवेलेबल नहीं है। ये भी कोई साहित्यिक स्रोत नहीं। जिस प्रकार से ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है शेष तीन वेद, आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि से, महाजनपद की जानकारी मिल जाएगी रामायण से, महाभारत से इत्यादि, और ठीक इसी प्रकार से पुराण है उनसे जानकारी मिलती है प्राचीन भारत की। परंतु यहाँ पे साहित्यिक स्रोत कोई अवेलेबल नहीं है। ओके, पूर्णतया हम जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उन पर ही निर्भर हैं। पुरातात्विक साक्ष्य वो साक्ष्य होते हैं जो खुदाई के दौरान निकलते हैं। जैसे कभी एक मोहर मिल गई या फिर कोई सिक्का मिल गया, कोई पत्थर से बनी मूर्ति मिल गई, मिट्टी से बनी मूर्ति मिल गई। ठीक है, मेनली वो चीजें जिनको संग्रहालय में रखा जाता है, ऐसे समझिए, वो आपके पुरातात्विक साक्ष्य। हो क्या रहा था, लाहौर रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। जब लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस समय, ठीक है, उसी समय एक नाम आता है वर्टन ब्रदर्स। ठीक है, इसने जाकर के भारत सरकार को, जो उस समय ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था, उसको जाकर के इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पर कुछ है। बहुत सारी ईंटें थी और बहुत सारी ईंटों का उन्होंने प्रयोग निकाल करके रेलवे लाइन में कर लिया, तो एक काफी हिस्सा इसका क्षतिग्रस्त हो गया, तो उसका क्षय हो जाता। तो वर्टन ब्रदर्स ने जानकारी दी। एक फैक्ट है इसमें, दयाराम साहनी 1921 में इन्होंने हड़प्पा की खोज की, जो कि रावी नदी पर स्थित है। सबसे पहले इसकी खोज हुई। याद कैसे करेंगे? सबसे पहले 1921 में खोज हुई, फिर 1922 में खोज हुई। 21 में खोज जो हुई वो दयाराम साहनी की। किसकी? हड़प्पा की। कैसे? जैसे कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति जो होता है किसी की चीज या वस्तु कोई हड़प लेता है, ताकतवर व्यक्ति किसी भी की वस्तु हड़प लेता है, तो जिस व्यक्ति की कोई चीज हड़पी है उसके लिए आप क्या दिखा सकते हैं? दया ही दिखा सकते हैं। वो दया का पात्र ही बन सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं। तो दयाराम साहनी हड़प ली और दया, इसको रिलेट कर लीजिएगा। खोज की हड़प्पा की जो कि 1921 में, और रावी नदी जो है रावी, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि दयाराम कोई व्यक्ति है और रावी भी कोई व्यक्ति है उसका नाम। ठीक है, और सबसे पहले इसकी खोज हुई, ठीक है, हड़प्पा की, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। राइट। राखलदास बनर्जी, इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की, जो कि सबसे बड़ा स्थल है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल है आपका मोहनजोदड़ो। हालांकि खोज सबसे पहले हड़प्पा की हुई, लेकिन बड़ा कौन है? मोहनजोदड़ो है। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? राखलदास बनर्जी। यहां से मोहन शब्द निकाल लीजिए। मोहन का मतलब क्या है? एक मनमोहक, कोई अच्छी चीज, मोहन। ठीक है, अगर आपको कोई अच्छी चीज लग जाती है तो आप क्या करते हैं? रास्ते में जैसे आगे पड़ी है कोई चीज अच्छी लग गई तो आप उसको रख लेंगे अपने पास, वरना पड़ी रहे। उसकी अगर कीमत है तो उसको रख लेंगे, मोहक है तो रख लेंगे, नहीं है तो उठाएंगे नहीं, तो रख ली। राखालदास बनर्जी ने किसकी खोज की? मोहनजोदड़ो 1922 में। ये आपका कहाँ है? ये आपका सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है, सिंधु नदी के तट। ठीक है, अभी तक आजादी के बाद से लेकर अभी तक 1947 से अब तक 2000 से अधिक स्थलों की खोज हो चुकी है, जिनमें से 1600 से ज्यादा केवल सरस्वती नदी और उसके आसपास बहते हैं, मतलब नदी के आसपास पाए जाते हैं। जैसे कि ये है आपका, ठीक है, तो जो ये क्षेत्र है ना, ये यहाँ पर 16 प्लस पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे सर तो इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों है? इसका नाम होना चाहिए था सरस्वती घाटी सभ्यता, क्योंकि सबसे ज्यादा तो यहीं पाए गए। क्योंकि हुआ क्या, सबसे पहले सिंधु के पास कुछ स्थल मिल गए और उसका नाम रख दिया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जब बाद में खोज खूब हुई तो क्या हुआ कि सबसे ज्यादा सरस्वती मिल गए। ठीक है, हालांकि कह सकते हैं, लेकिन अभी भी किसी भी किताबों में इसको ऑफिशियली नहीं बोला गया है। बहरहाल आगे चलते हैं। विस्तार की बात देखी जाए तो वर्तमान में इसका विस्तार अगर देखा जाए उस हिसाब से तो आपका अफगानिस्तान आ जाएगा, आपका पाकिस्तान आ जाएगा और आपका प्यारा भारत आ जाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो स्थल है इसकी वो वर्तमान में गुजरात है। इंडिया का एक खूबसूरत और खूब ताकतवर स्टेट है गुजरात।
इसके थोड़े विस्तार को देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऑलवेज आते हैं, ठीक है, इसके लिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगर इसका देखा जाए तो पूरब का सबसे पूर्वी इसका जो कोना है, इसका विस्तार है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर इंडिया। सबसे पूर्वी जो इसका छोर है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और ये हिंडन नदी है वहाँ पर स्थित है। आलमगीर एक जगह है, इसका पूर्वी छोर किनारा है ना, आलमगीर है। आलमगीर कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है सॉरी। और जो हिंडन नदी पर है, हिंडन नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। ओके, सबसे पश्चिमी है आपका सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर सबसे पश्चिमी किनारा है इसका। ये दास्त नदी पर बसा हुआ है और पाकिस्तान में है। सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सुतका गेंडोर है दास्त नदी पर, पाकिस्तान में। सबसे उत्तरी मांडा है, चिनाब नदी पर बसा है, जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी है दायमाबाद है, गोदावरी नदी पर या पेवरा नदी बसा हुआ है, महाराष्ट्र में। एक बार रिकॉल कर लीजिए। सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, हिंडन नदी यमुना की सहायक है, उत्तर प्रदेश। सबसे पश्चिमी सुतका गेंडोर दास्त नदी पर बसा हुआ, पाकिस्तान। सबसे उत्तरी मांडा चिनाब नदी पर बसा हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे दक्षिणी कौन है? दायमाबाद, जो कि पेवरा या फिर गोदावरी नदी पर बसा हुआ है, महाराष्ट्र राज्य में। मिस्र की सभ्यता की यह 20 गुनी थी। अगर मिस्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी ऐड कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, तो यह 8 गुना बन जाती है। इतनी बड़ी थी हमारी हड़प्पा सभ्यता। एक समय होता था कि मिस्र की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता का ही उल्लेख होता था जब तक कि इसकी खोज नहीं हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व का जनक था, ठीक है। चलिए इसके स्थल जो महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा की अगर बात की जाए तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है और पाकिस्तान में एक जगह है, एक नदी है रावी। पाकिस्तान में एक रावी नदी है और जो भी हमारा जो पंजाब का क्षेत्र है ना, पश्चिमी पंजाब, मतलब जो पाकिस्तान के क्षेत्र में जो पंजाब आता है उसमें है ये, ठीक है। इसको गेटवे सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, यानी कि गेटवे सिटी ऑफ सिंधु घाटी की सभ्यता, ऐसे कह लो या फिर इंग्लिश में कह लो इसको। खैर, अब इसकी नगर संरचना देख लो। एक पूर्वी टीला हुआ करता था, एक पश्चिमी टीला हुआ करता था। और ये जो कंसेप्ट है आपको समूची इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो पूर्वी हुआ करता था उसमें सामान्य लोग रहते थे और जो पश्चिमी हुआ करता था इसमें संभ्रांत लोग रहते थे, कुलीन लोग रहते थे, ठीक है। शासन करने वाले लोग रहते थे, पुरोहित लोग रहते थे, ठीक है, व्यापारी लोग रहते थे। इसीलिए इसकी आसपास ये जो रक्षा प्राची देखने को मिलेगी इनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आम लोगों के जीवन का कोई मूल्य होता नहीं है तो इनके लिए कोई सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं किए जाते थे। उत्तर में और दक्षिण में इनके प्रवेश द्वार हुआ करते थे इस प्रकार से, ठीक है। इसको दुर्ग टीला कहते थे जो कि पश्चिम में होता था, पूरब में सामान्य लोग रहते थे। क्लियर? ओके। ये एफ टीला है। एफ टीला जो होता था उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती थी? एफ टीला में आपको कुछ भट्टियां देखने को मिल जाएंगी, कुछ अन्नागार देखने को मिल जाएंगे। सोच लीजिएगा कि अन्नागार उस समय हुआ करते थे, जो बड़ा भंडारण क्षेत्र हुआ करता था जिसमें अन्न रखा हुआ होता था, यानी कि पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उस समय भी होता था कहीं ना कहीं, या फिर अकाल में ऐसा कोई सिस्टम होता था। इसमें श्रमिक आवास बने हुए थे। ये जो श्रमिक मजदूर वर्ग के लोग थे वो यहाँ रहा करते थे। अन्नागार की साक्ष्य मिले हड़प्पा में, भट्टियां मिली, श्रमिक आवास मिले, एफ टीला, ये इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, कि क्या अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिला या नहीं मिला, ठीक है। नगर टीले के दक्षिण में 37 कब्रगाह के उल्लेख मिला है, साक्ष्य मिला है। कुल मिलाकर कब्रगाहें थी 57, ठीक है। 57 कुल कब्रगाहें हैं और 37 दक्षिण मिली हैं। एक एच प्रकार की भी कब्रगाह पाई गई है। स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता है, इसकी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, तो इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि उस समय स्त्री और पुरुष में जो समानता थी वो देखने को मिल जाती है, उनका महत्व इसी बात से तय होता है। और ये दूसरा ये मिल जाती है कि जो धरती है, धरती को वो स्त्री, जननी, वसुंधरा, जना जो भी है उस रूप में देखने लगे थे यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि धरती से पौधा हो रहा है। इन्होंने क्या कह दिया? स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, सांकेतिक, ठीक है। जो पुरुष हुआ करते थे, पुरुषों की तुलना में नारी मृण मूर्तियां कम थी। मृण मूर्तियां जो मिट्टी की मूर्तियां होती हैं उनको कहते हैं, ठीक है। तो पुरुषों की ज्यादा थी, तो इससे क्या तय होता है? इससे यह तय होता है कि यह मूलतः एक प्रत्यसत्तात्मक सत्ता थी। हालांकि पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के एरिया में आप देखेंगे तो वहां पर मात्र सत्तात्मक आपको देखने को मिल जाएगा, मोटे मोटा ठीक ठाक मात्रा में। और भारतीय संदर्भ में देखेंगे तो पैट्रियार्की, उत्तर सत्तात्मकता देखने को मिलेगी। पंच मार्ग मोहरा भी मिली है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिली है, ठीक है। अगला स्थल है मोहनजोदड़ो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर बसा हुआ है, पाकिस्तान में है। यहाँ से कुषाण काल का स्तूप भी मिला है। अब आप कहेंगे कुषाण काल तो बाद का है, जबकि ये आज के करीब
लगभग 5000 साल पहले की बात हो रही है। तो बाद में कोई स्तूप वहाँ पे रहा होगा, तब क्या होगा, तो यहाँ से मिल गया। ठीक है, मृतकों का टीला यहाँ पाया गया मोहनजोदड़ो में। बहुत सारे मर जाते थे लोग, उनको टीला एक बना हुआ पाया गया, बहुत सारी हड्डियाँ हड्डियाँ निकली। ठीक है, उनकी प्रयोग की जाने वाली जो वस्तुएं होती थी वो देखने को मिली। कब्रगाह के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर कब्रगाह के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में नहीं मिले हैं। गॉट इट। यहाँ देख लेते हैं, सैमी संरचना यहाँ देखने को मिलेगी। एक पूर्वी टीला है, नगर टीला है, सामान्य लोग रहते हैं। एक पश्चिमी टीला है, दुर्ग टीला है, जिसमें कुलीन लोग रहते हैं, संभ्रांत लोग रहते हैं, रूलर लोग रहते हैं। ठीक है, व्यापारी लोग रहते हैं। इसमें कई चीजें पाएंगे। देखो, उत्तर और दक्षिण में ये प्रवेश द्वार है, जैसा यहाँ पे था। यहाँ पर एक सभा भवन है, सभा की बैठक हुआ करती थी। ठीक है, शासन प्रशासन से संबंधित। यहाँ एक बृहद अन्नागार पाया गया। देखिए, जो अन्नागार है वो यहाँ पर भी पाया गया, यहाँ पर लेकिन बहुत बड़े मात्रा में पाया गया, बड़ा अन्नागार पाया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा अन्न संरक्षित करके रखा जाता था, जो कि पकी ईंटों से बना था उस समय। ठीक है, पकी ईंटों से बना था बृहद अन्नागार। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, प्रत्येक के घर में कुआं आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पैसा है तो फिर तकलीफ किस बात की, यहाँ कुआं मिल जाएगा। और नगर में हो सकता है कि 2-4 ही कुएं हों पूरी जनता के लिए, और यहाँ हर एक घर में कुआं। बहरहाल, एक बृहद स्नानागार देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बृहद स्नानागार के विषय में देख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार का इसका फॉर्मेट होता था। ठीक है, यहाँ पर ये चेंजिंग रूम होते थे, ये होता था, इसमें नहाया जाता था। ठीक है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कोई पवित्र कार्य यज्ञ वगैरह हुआ करते होंगे या पूजा वगैरह, उससे पहले स्नान करना होता होगा, तो वही किया जाता होगा इसमें। ओके, तो नहा लेते थे इसमें। और यहाँ पे चेंजिंग रूम है, यहाँ पर कपड़े वपड़े अपने बदलते थे। ठीक है, यहाँ से पानी आता था इस टैंक में, पूरा जो था स्नानागार, और यहाँ से निकासी होती रहती थी। ठीक है, इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्य भी कहा गया है, क्योंकि विश्व में इस प्रकार की संरचना उस समय तो कम से कम नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, हालांकि अब बात अलग है कि स्विमिंग पूल बनने लगे हैं, उस समय वो कंसेप्ट एक दुर्लभ था, एक अनूठा था। सॉरी। नगर टीला की एक और विशेषता है कि वहाँ कांसे की नर्तकी देखने को मिली है। ठीक है, आई होप आपने ये सारी चीज़ों को याद किया होगा, और आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको जीके ट्रिक देखनी है तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं, उसमें कई सारी वीडियोस हमने बना रखी है, जो बहुत टफ जो फैक्ट होते हैं उनको हमने याद करवाया है, बहुत साधारण तरीके से, बहुत सहजता से, सुलभता से। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। एक और छोटी सी क्लास होगी, 10-15 मिनट की, कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार।